दोस्तों आज हम जानेंगे प्यारी दुल्हन भाग 2। मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही है? नीरज के पूछने पर सरला जी ने उसे देखा और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस यही कि समय बीत रहा है। बिट्टू 28 की हो गई है और अभी तक उसके लिए कोई सही लड़का नहीं मिला, ना जाने और कितना वक्त लगना है। उनकी बात सुनकर नीरज कुछ बोलने को हुआ ही था कि तभी सरोज चाय लेकर वहां आते हुए बोली, माँ आप क्यों इतना सोच रही है? जब सही समय होगा तब लड़का भी मिल जाएगा और शादी भी हो जाएगी। और नहीं तो क्या, सही कह रही है सरोज, आप खामखा परेशान होती है। सुबह भी मैंने समझाया था। सोचो अगर बिट्टू ने आपको उसकी शादी के लिए परेशान देखा तो उसे कैसा लगेगा, इसलिए ये सब सोचना छोड़ के उसके साथ वक्त बिताइए। नीरज के समझाने पर सरला जी ने हाँ कहा। नीरज ने चाय का कप लेते हुए पूछा, पापा कहाँ है, दिख नहीं रहे? पापा वॉक पर गए हैं, आते ही होंगे, सरोज ने कहा और सरला जी से बोली, माँ मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं तब तक जरा शाम की पूजा कर लूँ। कहकर सरला जी भी उठी और चली गई। नीरज ने चाय पी और कप बर्क बाहर आया तो हॉल में उसके पापा आकर बैठे थे। आ गए तुम नीरज, कैसा रहा आज का दिन? ठाकुर साहब ने पूछा तो नीरज उनके पास बैठते हुए बोला, मत पूछिए पापा, ऑफिस में दिन कैसा ही जाएगा, वही हमेशा का बोरिंग दिन। आप बताइए अब तबीयत कैसी है? ठीक है, वैसे तुम्हारे चाचा का फोन आया था। उनके कहते ही नीरज ने पूछा, क्यों, अब कौन सा तंज कसा उन्होंने आप पर, और आप क्यों बात करते हैं उनसे? मैंने कितनी बार कहा है उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे शांत हो जाओ, उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो बिट्टू के लिए एक रिश्ता बताने के लिए फ़ोन किया था और उसने कोई दबाव नहीं डाला। ठाकुर साहब ने बताया, रहने दीजिए, मुझे अपनी बिट्टू का रिश्ता उनके बताए कोई भी लोगों से नहीं करवाना, आप उन्हें मना कर दीजिए। नीरज ने साफ इनकार करते हुए कहा, अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, उसने कोई दबाव नहीं डाला है, बस लड़के वालों के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था और उसने बताया कि लड़का एक कंपनी में मैनेजर है और उसकी फैमिली भी काफ़ी समृद्ध है, उसके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। ऐसे ही उन्होंने सारी जानकारी नीरज को दी। तो आगे बोले, मुझे लगता है एक बार देखना चाहिए। लेकिन पापा, नीरज बिना देखे बिना जाने ऐसे ही मना कर देना सही नहीं, क्या पता सब अच्छा हो और वो लोग भी सही हो। मुझे लगता है एक बार देखना चाहिए, अगर कुछ सही नहीं लगेगा तो हम रिश्ते से मना कर देंगे। ठाकुर साहब के समझाने पर अब नीरज मान गया। ठीक है पापा, आप चाचा जी से कह दी वो लड़के वालों को लेकर आ जाए। उसके कहने पर ठाकुर साहब ने अपने भाई को फ़ोन लगाकर उन्हें कल आने को कह दिया। रात का खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। परी भी अभेद्या के पास है सो गई थी, जिसे लेने नीरज कमरे में आया तो देखा अभेद्या अभी भी जाग रही थी, वो कोई किताब पढ़ रही थी। तू सोई क्यों नहीं अभी तक? नीरज ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा और अंदर आया। नींद नहीं आ रही थी भैया, बस कुछ देर में सो जाऊंगी, अभेद्या ने कहा तो नीरज उसके चेहरे से उसकी परेशानी भांप गया। खाने के वक्त नीरज ने अभेद्या और बाकी सबको भी बता दिया था कि कल लड़के आने वाले हैं। इसी बात को लेकर नीरज को लगा अभेद्या परेशान है। नीरज ने परी को गोद में लिया और बोला, सुन तू परेशान मत हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थाड़ देख सुन ले, 10 लड़के से बात करना, अगर ठीक ना लगे तो बोल देना मुझसे, बाकी मैं संभाल लूँगा, ठीक है? उसकी बात पर बस अभेद्या ने सिर हिला के हाँ कह दिया। अब नीरज उसके कमरे से चला गया। अभेद्या उठी और लाइट्स बंद कर आकर बिस्तर पर लेट गई। उसने सोने के लिए आंखें बंद की ही कि एक बार फिर उसकी आंखों के सामने वही भूरी आंखों में दमकता हुआ रौबीला चेहरा दिखा। ये देखते ही उसने आंखें झट से खोल दी। उसके परेशानी की वजह लड़के वाले नहीं, बल्कि उसकी परेशानी और बेचैनी की वजह वो अनजान शख्स था जिससे आज वो मंदिर में टकराई थी। उसने खुद में कहा, ये सब क्या हो रहा है महादेव? आज जब से उस शख्स की आंखें देखी है तब से उसका अक्स, उसकी भूरी आंखें और एक अजीब सा एहसास मुझे क्यों बार बार आकर घेर लेता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों है ये सब और कौन था वो अजनबी? आखिर उसके लिए मुझे ये कैसा एहसास महसूस हो रहा है? वो अपने ही सवालों में उलझ रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात उसने ऐसे ही करवट बदलते हुए निकाल दी।
ऐसा ही हाल किसी और का भी था जिसने करवटें बदलते हुए रात काटी थी। दोनों ही तरफ आज आंखों में नींद नहीं थी। सुबह का वक्त सभी लोग उठकर नाश्ते के से फ्री होकर लड़के वालों के आने की तैयारी में व्यस्त थे। ठाकुर साहब बैठे रमेश जी से फ़ोन पर बात करते हुए बोले, तुम उन्हें लेकर यहाँ कितने बजे तक पहुँचोगे रमेश? उधर से कुछ कहा गया तो ठाकुर साहब बोले, ठीक है फिर। ये कह उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सामने खड़े नीरज से बोले, वो लोग दोपहर तक आने वाले हैं, तुम जाओ ज़रा मार्केट से कुछ फल और मिठाई ले आओ। जी पापा, नीरज ने कहा। उसके जाने की बात सुनकर परी दौड़ते हुए उसके पास आते और रोते हुए बोली, मैं भी चलूंगी पापा, मैं भी चलूंगी। उसको देख सब लोग नीरज को देखने लगे, जो परी को देख अपना सिर अफसोस में हिला रहा था, क्योंकि वो जब भी घर से बाहर जाता परी ऐसे ही उससे जिद करती और उसको उसे ले जाना पड़ता, लेकिन परी को अपने साथ बाहर ले जाना उसके लिए भारी पड़ता था। हर चीज़ को देखकर वो जिद करती उसे लेने की और नीरज को वो दिलानी पड़ती जिससे वो परेशान था। परी बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, नीरज ने कहा तो परी रोते हुए बोली, नहीं आप जा रहे हो, दादू ने कहा है आप जा रहे हो, मैंने सुना। मैं भी चलूंगी, ये कह वो रोए जा रही थी। सब उसका रोना देखकर कभी हंसते तो चली सिर पर हाथ रख लेते। सबने उसे अपने पास बुलाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी। परी लो ज़रा ये मोबाइल में देखो क्या आ रहा है, जल्दी आओ। ठाकुर साहब के कहने पर परी ने रोना छोड़कर उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास आए। क्या हुआ दादू, क्या है इसमें? ये कह वो उत्सुकता से मोबाइल लेकर देखने लगी। अब ठाकुर साहब ने नीरज को जाने का इशारा किया तो वो अब परी की नज़रों से बचता हुआ जाने लगा, पर तभी उसे मोबाइल गिरने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो परी ने मोबाइल को पानी में गिरा दिया था। सरोज ने दौड़कर मोबाइल पानी से निकाला। वो परी को डांटने लगी तो सरला जी बोली, उसे क्यों डांट रही हो, बच्ची है, वो गिर गया तो गिर जाने दो। पर माँ, ये सब इसकी शैतानी है, बिना डांटे नहीं मानती, देखिए इसने क्या कर दिया। अब पापा का मोबाइल नहीं चल रहा। वो मोबाइल ऑन करने की कोशिश में थी लेकिन वो नहीं ऑन हुआ। सरोज बेटा उस पर गुस्सा मत करो तुम, ये फ़ोन नीरज को दे दो, वो आते वक्त इसे शॉप पर ठीक करने दे आएगा। ठाकुर साहब के कहने पर सरोज ने नीरज को मोबाइल दे दिया। वो जाने लगा तो एक बार फिर परी ने रोना शुरू कर दिया। इस बार अभेद्या आए और उसे गोद में लेते हुए बोली, परी पता आपको आपका अनमोल भैया आने वालम है और बुआ भी। उसकी बात सुनते ही परी की आंखें चमक उठी। वो आंसू साफ करते हुए बोली, सच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची, अभेद्या ने कहा और उसे अपने साथ अंदर ले गई। उसके जाते ही नीरज भी निकल गया। सरोज और सरला जी बाकी तैयारियों में लग गई। कुछ देर बाद उमा और अरुण जी भी आ गए। अन्मा सड़ता हुआ अंदर आया, परी, परी, कहाँ है तू? चिल्लाता हुआ वो अंदर दौड़ गया। इधर अरुण जी आकर ठाकुर साहब के पास बैठकर उनसे लड़के वालों के बारे में बात करने लगे और उमा अंदर चली आई। सब व्यस्त थे। उधर नीरज सबसे पहले मोबाइल को शॉप में पहुंचा। उसने मोबाइल को शॉप वाले के यहाँ डाला और जाने को हुआ तो उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने मोबाइल निकाल देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कॉल पिक कर कहा, नमस्ते भगत अंकल, कैसे हैं आप? आज कैसे याद किया आपने? मैं तो हमेशा की तरह बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बस मुझे ज़रा ठाकुर साहब से कुछ बात करनी थी मगर उनका फ़ोन लग नहीं रहा। उधर से भगत साहब के कहने पर नीरज ने उन्हें बताया कि उनका फ़ोन पानी में गिरने से खराब हो गया है। अंकल मैं अभी किसी काम से बाहर आया हूँ, घर जाते ही आपकी बात करवाता हूँ, पर अगर कुछ अर्जेंट है तो कहिए, मैं सुन रहा हूँ। नीरज के कहने पर भगत जी कुछ पल खामोश रहने के बाद बोले, अच्छा ठीक है नीरज, एक काम करो, मुझे ज़रा अभेद्या की कुंडली दे सकते हो या उसकी डिटेल्स ही दे दो। उनकी बातें सुन नीरज सोचने लगा कि उन्हें क्यों चाहिए, लेकिन उसने ज़्यादा ना सोचते हुए कहा, जी अंकल मेरे मोबाइल में ही उसकी कुंडली की डिटेल्स है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, लेकिन आपको ये क्यों चाहिए? उसके पूछने पर भगत जी बोले, बस यूँ समझ लो कुछ बहुत अच्छा होना है, खैर तुम भेजो जल्दी, फिर मैं शाम तक इंदौर आता हूँ, तब घर पर बैठकर बात होगी। ओके अंकल, ये कह नीरज ने कॉल कट किया और डिटेल्स भेज दी। वो सोचने लगा कि कहीं उन्होंने कोई खोज तो नहीं लिया अभेद्या के लिए, अगर ये सच है तो अच्छा ही होगा और उसे अपनी प्यारी बहन का रिश्ता अपने चाचा के लाए बेकार से लोगों से नहीं करना पड़ेगा। ये सोच वो खुश था और अब मार्केट निकल गया।
दोपहर का वक्त सभी लोग हॉल में बैठे रमेश जी और लड़के वालों के आने का इंतजार कर रहे थे। अंदर अभेद्या के कमरे में उमा और सरोज अभेद्या को साड़ी पहना रही थी। उमा अभेद्या को समझाते हुए बोली, बिट्टू जो भी मन में है वो सब पूछ लेना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ गई? हाँ दीदी। उसके मन में इस वक्त ज्यादा कोई हलचल नहीं था, वो शांत थी। उसे जैसे अभी वो एहसास हो ही नहीं रहा था जो हर लड़की को होता है, घबराहट या बेचैनी जैसा उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। उमा सरोज चलो जल्दी नाश्ता लगाओ, लड़के वाले आ गए हैं। सरला जी कमरे में आते हुई बोली। उनकी नज़र जब अभेद्या पर गई तो वो मुस्कुरा दी। गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी में लिपटी और हल्के साज श्रृंगार के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने उसे देखते हुए सरोज से कहा, सरोज इसे जरा काजल का टीका लगा देना तो। जी माँ, सरोज ने कहा और उसे कान के पीछे टीका लगा दी। अभेद्या मुस्कुरा दी। इधर हॉल में ठाकुर साहब के सामने उनका छोटा भाई रमेश और उसके साथ आए लड़के के पिता, जिनके चेहरे पर लालच अलग ही दिख रहा था, वो बैठे। उनके जस्ट बगल में उनका लड़का बैठा था जिसने एक टू पीस सूट पहन रखा था और देखने में भी ठीक ठाक था। बस उसके चेहरे से एक एटीट्यूड सा झलक रहा था जो नीरज को जरा भी नहीं भाया। दोपहर का वक्त, ठाकुर सदन, सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे। ठाकुर साहब ने चौहान साहब से पूछा, आपका कारोबार कैसा चल रहा है चलन साहब? जी बस भगवान की कृपा है और अपनी मेहनत, सब सही चल रहा है। अब बस सोचा है बेटे की शादी हो जाए तो एक जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। चौहान साहब बोले तो ठाकुर साहब सहमति में सिर हिलाए। हाँ बातें तो होती रहेंगी चौहान साहब, आप लोग नाश्ता लीजिए। रमेश जी भी बोले और जूस का गिलास उठाकर चौहान साहब को दिया और खुद भी जूस का गिला उठा लिया। इधर अरुण जी ने लड़के को देख हुए उससे पूछा, वैसे अनंत जी आप करते क्या है? जी मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अनंत ने बड़े एटीट्यूड में साथ बताया। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, अरुण जी ने कहा। नीरज भी अब बोला, वैसे अनंत जी अब जब शादी का समय है तो आपने भी सोचा ही होगा कि कैसी जीवन साथी आपको चाहिए। नीरज के पूछने पर अनंत ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा, जी सोचा तो है लेकिन आजकल जो सोचो वो मिलता कहाँ है, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। मैंने सोचा था कि कोई ऐसी हो जो मेरे हिसाब से चले, जिसको मेरी लाइफ का हिस्सा बनना आता हो। मैं हमेशा से बाहर रहा हूँ, पढ़ाई के बाद वही जॉब भी लग गई तो उसी लाइफस्टाइल में रहने की आदत हो गई है। और आजकल की लड़कियाँ थोड़ा मॉडर्न हो तो अच्छा, मुझे वो संस्कारी और घरेलू टाइप लड़कियाँ पसंद नहीं, बाकी पापा जैसे डिसाइड करें वो होगा। अनंत की बातें सुनकर नीरज और अरुण जी कुछ पल तक एक दूसरे को देखने लगे। उसी बीच रमेश जी ने नीरज से कहा, नीरज जाओ बेटा जरा बिट्टो से कहो थोड़ा चाय ले आएगी। जी चाचा जी, बेमन से कहता हुआ नीरज अंदर चला गया। बाकी सब बातों में लग गए। कुछ देर बाद अभेद्या ट्रे में चाय लेकर नजरों को झुकाए हुए हॉल में आई। बाकी की औरतें भी उसके पीछे आई। अभेद्या को देखकर अनंत कुछ पल के लिए पलके झपकाना ही भूल गया था। इसकी सुंदरता जैसे उसके सभी सोच समझ पर पानी फेर चुकी थी। आओ बिट्टो चौहान साहब को चाय दो, रमेश जी ने कहा। अभेद्या ने सबको एक एक कर चाय दी और जाने लगी। तभी उसके कानों में चौहान साहब की आवाज़ पड़ी। वो ठाकुर साहब से कह रहे थे, ठाकुर साहब भाई हमें तो बिटिया पसंद आए, अब तो सोच रहे हैं शादी आज ही तय करके जाएं। अब आप कहें आप लोगों की क्या राय है? उनकी बातें सुनकर अभेद्या अंदर कमरे में चली आई। वहीं ठाकुर साहब बोले, जी हमें कोई एतराज नहीं, बस एक बार बच्चों की सहमति और कुंडली मिलान हो जाए, उसके बाद जैसा आप चाहे। चलिए फिर ठीक है, वैसे आपने और क्या सोचा है? चौहान साहब के पूछने पर ठाकुर साहब, नीरज और अरुण को समझ नहीं आया। नीरज बोला, किस बारे में अंकल जी? अरे लेन देन और क्या नीरज, तुम भी ना इतने बड़े हो गए हो पर अभी तक समझ नहीं आई कि शादी ब्याह के मामले में लेन देन की भी बातें होती है। रमेश जी ने कहा तो नीरज और अरुण जी को उनकी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। रमेश जी आगे बोले, चौहान साहब आप क्यों चिंता करते हैं, बस आदेश कीजिए, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। बड़े भैया तो अपनी बेटी की ही खुशी चाहते हैं और जब लड़के वाले प्रसन्न होंगे तो बिटिया भी प्रसन्न रहेगी, क्यों है ना? ये कहते हुए वो हंस दिए। जी बिल्कुल रमेश जी, वैसे भी आजकल शादियां बिना लेन देन के कहाँ अच्छी लगती है, और फिर हमारा आनंद भी किसी हीरे से कम नहीं अच्छी जॉब करता है, पढ़ा लिखा है, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन हमें तो साधन हो चाहिए और ठाकुर साहब जैसे सज्जन हमारे पूरे में नहीं।
चौहान साहब पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोले। ये सब बातें सुनकर सभी का मन थोड़ा खराब हो चुका था, क्योंकि आजकल लड़की के सामने दहेज और रुपये पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और वही इस वक्त हो रहा था। चलिए फिर कुंडली मिलान तो होता, अब ज़रा बच्चे भी एक दूसरे से कुछ बातें कर लें तो बात आगे बढ़ाई जाए, क्या कहते हैं ठाकुर साहब। चौहान साहब के कहने पर ठाकुर साहब थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें चौहान साहब की बातें सुनने के बाद बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उनसे रिश्ता जोड़ने की, लेकिन अभी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने हाँ कह दिया और उमा को आवाज़ देते हुए बोले, उमा बेटा ज़रा अभेद्या और अनंत जी को ले जाओ। जी पापा, आइए अनंत जी, कहकर उमा अनंत को अपने साथ ले आए और कमरे में बैठने को कहा। अनंत बैठा, कभी कमरे को देखता तो कभी एक बार फिर से अभेद्या की झलक पाने की राह देखता। कुछ पलों के इंतजार के बाद अभेद्या भी कमरे में दाखिल हुई। उसने अनंत को देखकर हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा और आकर अनंत के सामने लगे सोफे पर बैठी। इस वक्त उस कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अनंत की नज़रें उस पर से जैसे हट नहीं रही थी। उसने अभेद्या को देखते हुए बोला, हाय मेरा नाम अनंत है, नैने में आपको कैसा लगा। उसके सवाल पर नज़रें झुकाए बैठी अभेद्या ने नज़रें उठाए और अनंत को देख थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोली, अनंत जी पहली ही मुलाकात में कोई कैसे बता सकता है कि सामने वाला शख्स उसे कैसा लगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मिस। का नाम? अनंत ने पूछा तो अभेद्या बोली, अभेद्या, मेरा नाम अभेद्या है। हम तो मिस अभेद्या, अब जब बड़ों ने हमारी शादी करने का इरादा बना ही लिया है तो मुझे लगता है आपको मेरे बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। अनंत के कहने पर अभेद्या ने सहमति में सिर हिलाया तो अनंत आगे बोला, मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ से काफ़ी उम्मीदें हैं, जैसे कि मेरी लाइफस्टाइल यहाँ से थोड़ा चेंज है। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप मेरी पसंद को अपनाएं और वैसे रहें जैसा मैं चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक ऐसे हो अनंत अपनी पसंद और नापसंद उसे बताता रहा, और ये भी कि उसे शादी के बाद उसके साथ कैसे रहना है। ये सब सुनकर अभेद्या को कुछ हद तक अनंत की बातें बुरी लगी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मर्जी और अपनी पसंद उस पर थोप रहा था। उसने एक बार भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहती है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, लेकिन अभेद्या ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। अभेद्या बैठी अनंत की बातें सुने जा रही थी। उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, वो बस सिर झुकाए बैठी रही। वैसे मैं एक बात पूछना चाहता था, जानता हूँ आजकल ये सब नॉर्मल है, बट मैं क्लियर रहना चाहता हूँ ताकि चलकर ना आपको कोई परेशानी हो और ना ही मुझे। जी कौन सी बात, हम समझे नहीं। अभेद्या उसकी बातों से कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी थी। अनंत मुस्कुराया और बोला, कम ऑन अभेद्या, अब इतना भी क्या कंफ्यूज होना, मैं तो रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। आजकल ये सब नॉर्मल सा है, जैसे मैं बाहर रहा हूँ तो मेरे भी रिलेशंस रहे हैं, ये बात मैं बताने को कह रहा हूँ। मेरे थे, मैंने कॉन्फेस किया, अब आप भी अपने बारे में ये क्लियर कर लो तो फिर सब स्मूथली चलेगा। ये कैसा सवाल है अनंत जी, बड़े शहरों में ये सब चलता होगा पर यहाँ ये सब नहीं चलता, और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है जिस पर कोई उंगली उठाए। वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोल रही थी। अनंत ने उसके गुस्से को समझकर थोड़ा नॉर्मल होने के लिए कहा, हे तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं तो बस तुमसे पूछना चाहता था, तुम पर उंगली उठाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सच में। इस बार अभेद्या अपने गुस्से को शांत कर गई और बोली, अनंत जी मैं किसी को अपने चरित्र की सफाई नहीं देती हूँ, इसलिए आगे से मुझसे ऐसे सवाल मत कीजिएगा। ये कहकर अभेद्या उठी और जाने लगो तो अनंत ने उसकी कलाई थामकर उसे रोकते हुए कहा, वेट। अभेद्या मुड़ी और अपनी कलाई को देखने गई, जिस पर अनंत की पकड़ थी। उसे देख अनंत ने उसकी कलाई छोड़ दी और बोला, बस ये बताती जाओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अभेद्या ने इस पर कहा, जैसा घर वाले चाहेंगे वो होगा। इतना कह वो कमरे से चली गई। उसके जाते ही नीरज आया और अनंत को सबके पास बाहर ले आया। अभेद्या अपने कमरे में आए। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को शांत कर रखा था। इधर जब अनंत सबके पास आया तो रमेश जी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अनंत जी कैसी लगी हमारी बिट्टो और क्या फैसला है आपका। अनंत हल्के से मुस्कुराया। उसे अभेद्या की खूबसूरती ने जैसे मोह लिया था। वो बोला, अगर आप सब रेडी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसका ये कहना भर था कि रमेश जी खुशी से तुरंत उठते हुए बोले, भई वाह, अब तो शादी की शाहनाइयाँ सुनाई दे रही है मुझे। नीरज खड़े क्या हो, सबका मुंह मीठा करवाओ। एक मिनट चाचा जी,
नीरज ने गंभीरता के साथ कहा तो शंभू से देखने लगे। क्या हुआ? रमेश जी के पूछने पर नीरज ने एक नज़र ठाकुर साहब को देखा और सबकी तरफ देख बोला, मुंह मीठा होगा लेकिन तब जब मैं अभेद्या की मर्जी जान लूं। उद्धरण चिन्ह। अरे क्या तुम भी सब सही तो है, उससे क्या ही पूछना, देखो चौहान साहब और अनंत भी इस रिश्ते को मंजूर दे दिए है। रमेश जी ने कहा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश जी, सब सही है, सब अच्छा है, भला बिटिया को क्या दिक्कत होगी, अब तो ठाकुर साहब आप ये रिश्ता पक्का समझो। चौहान साहब की बातें सुन ठाकुर साहब इस बोले, चौहान साहब बुरा ना माने पर मैं जब मेरी बिट्टो की मर्जी ना जान लूं इस रिश्ते को हाँ नहीं कर सकता। उनकी बातें सुन अब कोई कुछ ना बोला। ठाकुर साहब जानते थे अभेद्या का फैसला, लेकिन वो फिर भी उसकी मर्जी जानना चाहते थे। उन्होंने अभेद्या को बुलावाया तो अभेद्या वही सबके सामने आई। इस वक्त भी उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसे देख अरुण जी ने पूछा, बिट्टू जो दिल में है वो बता, क्या तू इस रिश्ते के लिए तैयार है? उसने बिना नज़रें उठाए कहा, आप लोग जो करोगे वो सही करोगे, इसलिए जो आप सबका सलाह होगा मुझे मंजूर होगा। उसके कहते ही रमेश जी बोले, लो अब तो बिटिया भी राजी है, फिर क्यों इतना वक्त गंवाना भाई साहब। ठाकुर साहब, नीरज और अरुण जी अभेद्या का चेहरा देखकर समझ चुके थे उसके दिल की बात, आखिर वो उनकी बच्ची जो थी। ठाकुर साहब कुछ कहते उसके पहले ही रमेश जी ने कहा, चौहान साहब अब तो बता भी दीजिए आपकी डिमांड क्या क्या है, और चिंता मत करें, आपकी डिमांड पूरी करने की कोशिश रहेगी हमारी। ये सबा सुनकर नीरज ने अरुण जी और ठाकुर साहब को देखा। चौहान साहब बोले, रमेश जी हमारी कोई ज़्यादा डिमांड तो है नहीं, पर एक बेटा है तो सोचा है सारे शौक पूरे करेंगे, तो बस इतनी ही डिमांड थी कि एक कार और 5 लाख कैश हो, उसके साथ बारातियों का अच्छे से स्वागत हो, बस अब इतना तो आजकल नॉर्मल ही है। चौहान साहब की डिमांड सुनकर नीरज की भौहें तन गई थी। वो कुछ बोलने को हुआ तो अरुण जी ने उसके हाथ को पकड़ शांत रहने को कहा। चौहान साहब मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन आपकी ये सारी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। ठाकुर साहब के कहने पर चौहान साहब कुछ नाखुश से उन्हें देखने लगे, बाकी सब भी उन्हें देखने लगे थे। चौहान साहब मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन आपकी ये सारी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। ठाकुर साहब के कहने पर चौहान साहब कुछ नाखुश तो उन्हें देखने लगे, बाकी सब भी उन्हें देखने लगे थे। माहौल गंभीर सा हो चला था। रमेश जी थोड़ा हंसते हुए बोले, लेकिन भैया शादी ब्याह बिना दान दहेज के कैसे होगी, और फिर चौहान साहब भी तो समर्पण लोग हैं, अनंत भी अच्छी खासी जॉब में है, तो फिर रमेश मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करना चाहता हूं, लेकिन ये दान दहेज के मैं सख्त खिलाफ हूं, और रही बात दान की तो मैं कन्यादान दूंगा, ये क्या कम है। ठाकुर साहब चेहरे पर दृढ़ता लेकर बोले, अगर ऐसी बात है ठाकुर साहब तो मुझे नहीं लगता आपकी बेटी के लिए कोई लड़का या संपन्न घर मिलने वाला है, क्योंकि सबको अपनी शान शौकत बनानी होती है। हमारी भी कोई शान है, हमारा इकलौता बेटा है अनंत, मेरे भी कुछ ख्वाब है जो मैं पूरे करना चाहता हूँ, कुछ अनंत के भी ख्वाब है। वैसे भी हम कौन सा आपसे करोड़ों का दहेज चाहते हैं, बस छोटी सी ही तो डिमांड है, अब आप उन्हें ही पूरी नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या ही कहूँ। मुझे तो ये रिश्ता पक्का होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चौहान साहब ने कहा। वो जानते थे कि ठाकुर साहब अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और कई बार रिश्ते टूट चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी ये रिश्ता करना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपनी बातों से उनमें ये रिश्ता खोने का डर पैदा करना चाहते थे। अरे चौहान साहब आप ये क्या कह रहे, हम सब शांति से बात करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे। रमेश जी ने चौहान साहब को आश्वासन दिया, फिर ठाकुर साहब को देख बोले, भैया इतना अच्छा रिश्ता है, जानिमने लोग हैं, हमारी बिट्टो खुश रहेगी, अभी आराम से सब सोच समझ लीजिए फिर फैसला कीजिए, यूं जल्दबाजी क्यों करना। नहीं चाचा जी पापा सही है रहे हैं, मैं पापा के फैसले से सहमति हूँ। तब से शांत खड़े अरुण जी ने भी कहा, और पीछे से आकर ठाकुर साहब के कंधे पर हाथ रख दिया, तो ठाकुर साहब ने उन्हें एक नज़र देखा तो अरुण जी ने आंखों को झपकाकर कुछ इशारा किया, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। अरे अरुण जी कम से कम आप तो समझाए भैया को, उनके अनुशासन कायदे शादी ब्याह के मामले में सही नहीं, जरूरी नहीं कि एक बेटी को अच्छा घर और वर मिल जाए, वो भी बिना दान दहेज के, तो दूसरी को भी वैसा ही मिल जाएगा। रमेश जी का सीधा सीधा इशारा अरुण और उमा के रिश्ते पर था, जिसे बाकी सब बखूबी समझ रहे थे।
चाचा जी, हमारी बिट्टी लाखों में एक है, तो मुझे नहीं लगता उसके लिए ये दान दहेज है देना पड़े। जो उसकी कीमत समझेगा वो उसको हर हाल में अपनाएगा, वो भी बिना डिमांड और दहेज के। खैर, अब ये बात दहेज लेने वाले लालची लोगों को कौन समझाए, नीरज ने तंज कसते हुए कहा। उसकी तंज भरी बातें सुनकर चौहान साहब भड़क उठे। एक पहले ही उनकी डिमांड के लिए मना कर दिया गया और अब नीरज का तंज कसना उनके अंदर बैठे लालची और घमंडी इंसान को जगा गया। ठाकुर साहब, यहाँ हम लोग अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। सोचा था आपकी बेटी का भविष्य संवर जाएगा, इसलिए डिमांड भी हमने ना के बराबर की। उसमें भी आप लोगों ने इनकार कर दिया, पर मैंने कुछ नहीं कहा और अब आपका ये लड़का मुझे ताने दे रहा है। ऐसे स्वागत होता है आपके घर आए हुए मेहमानों का? चौहान साहब गुस्से में भड़कते हुए बोले। पर अंकल जी, आपको कैसे पता कि मैं आपको ताने दे रहा हूँ? मैंने तो बस एक बात कही है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही तो है ना। बहू चाहे जितनी गुणी और सुंदर क्यों ना हो, लेकिन शादी में दहेज की डिमांड ऐसे की जाती है जैसे लोग बहू लेने के बदले अपना बेटा उसे बेच रहे हो। क्यों, सही कहा ना मैंने अंकल जी? नीरज बहुत ही शांत भाव से बोला था, लेकिन उसके लहजे में ताना और सच्चाई झलक रही थी। बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। रमेश जी, आपने तो बहुत तारीफ की थी कि आपके भैया बहुत ही सज्जन आदमी है, बच्चों में संस्कार है, तहजीब है, लेकिन ये सब देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ठाकुर साहब और उनके बच्चों में तमीज ही नहीं कि घर आए मेहमान के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता हरगिज नहीं करूंगा। चौहान साहब गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोले थे। सब लोग उठ खड़े हुए। घर की औरतें भी कमरे से बाहर हॉल में निकल आई थी, सिवाय अभेद्या के। वो कमरे में खिड़की के पास खड़ी सब सुन और देख रही थी। इस वक्त उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। अरे चौहान साहब, यूं तैश में आकर फैसले नहीं लेते, शांत हो जाइए। और नीरज, तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो क्या? तुम्हारी ही बहन का रिश्ता होने जा रहा है और तुम इनका सम्मान करने की जगह ऐसे इनकी बेइज्जती कर रहे हो। चलो माफ़ी मांगो चौहान साहब से। रमेश जी ने बात को संभालते हुए कहा। माफ़ी? किस बात की माफ़ी चाचा जी? मैंने भला अंकल जी की बेइज्जती कब की? मैं तो बस अपने समाज का चलन बता रहा था और मुझे नहीं लगता इसमें अंकल जी की बेइज्जती हुई है। नीरज ने अपनी बात को समझाते हुए कहा। हालांकि वो जानबूझकर ये सब कह रहा था क्योंकि वो उनकी असलियत बाहर लाना चाहता था। वो समझ गया था कि चौहान साहब एक नंबर के लालची इंसान है। उन्हें अभेद्या से मतलब नहीं था, बल्कि उसके साथ आने वाले दहेज से मतलब था। इसलिए वो जानबूझकर ऐसी बात कर रहा था जिसे ठाकुर साहब और अरुण जी बखूबी समझ रहे थे। जब नीरज ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया तो चौहान साहब ने एक नज़र उन सब को देखते हुए गुस्से में कहा। अनंत, चलो यहाँ से, ये रिश्ता ना तुम्हारे लायक है और ना ही हमारे घर के लायक। जब यहाँ के मर्द ऐसे हैं तो बेटियों को पता नहीं क्या है संस्कार दिए होंगे। बस बहुत हुआ। अचानक से एक बेहद गुस्से भरी आवाज़ सबके कानों में पड़ी तो सबने उस आवाज़ की तरफ देखा तो अभेद्या खड़ी थी, जिसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। उसे देख नीरज ने अरुण जी के कान में धीरे से कहा, लो जीजा जी, अब आ गई चौहान साहब की शामत। उसके कहने पर अरुण जी बोले, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि बिट्टो ही बोले, क्योंकि उसका बोलना बहुत ज़रूरी है। इधर अभेद्या चलकर सबके पास आए और चौहान साहब के सामने खड़ी हो गई। इस वक्त उसकी आंखों से शर्म लिहाज सब गायब था, अगर था तो वो था बेहिसाब गुस्सा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के दिए संस्कारों पर उंगली उठाने की? किस हक से आपने ये सब कहा? अभेद्या बेहद गुस्से में बोली तो अनंत चिल्लाकर बोला, अभेद्या, ये क्या तरीका है मेरे पापा से बात करने का? चिल्लाइए मत, मुझे भी चिल्लाना आता, और अगर किसी को कुछ कहना है तो अपने पिता से कहे। उन्हें कोई हक नहीं बनता मेरे पापा के दिए संस्कारों पर उंगली उठाने का। उनसे कहे कि वो अपनी हद ना भूले। अभेद्या के कहने पर चौहान साहब भड़क उठे। ए लड़की, मुझे हद सिखाने से पहले खुद हद सीखो। बड़ों से कैसे बात करनी है ज़रा भी तमीज नहीं है, और संस्कारों की बात करती हो। मेहमानों का भी मान नहीं है यहाँ। चौहान साहब बोले। उनका बर्ताव देख सब लोग समझ चुके थे कि ये लोग किसी भी हाल में अभेद्या के लिए सही नहीं है। नीरज गुस्से में आगे बढ़ा तो अरुण जी ने उसे रोक लिया और ना में सिर हिलाते हुए शांत रहने को कहा। सही कहा आपने, आप जैसे मेहमानों का यहाँ कोई मान नहीं होगा, और अब ये रिश्ता भी नहीं होगा। आप जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा मैं हमेशा बिना शादी किए रहूं। अब आप अपने बेटे को ले और निकल जाएं यहाँ से। ये कह अभेद्या ने दरवाजे की तरफ इशारा किया।
उसके निकल जाने का कहते ही चौहान साहब, रमेश जी और अनंत उसे हैरानी से देखने लगे। रमेश जी बात को संभालते हुए ठाकुर साहब को देख बोले, भैया समझाइए बिट्टो को, ये क्या कह रही है, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता, उसे समझ भी नहीं इन सब की, फिर भी वो। चाचा बस कीजिए और समझ की बात आप ना ही करे तो अच्छा होगा। ऐसे लालची लोगों से आप मेरा रिश्ता करवाना चाहते? आप चाहते हैं जिंदगी भर मेरे पापा इनके लिए दहेज देते रहे? अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो आप खुद अपनी बेटी का रिश्ता कर दे और अब आप भी जाइए यहाँ से, हमें आपके मदद की कोई ज़रूरत नहीं। अभेद्या इस वक्त इस कदर गुस्से में थी कि उसने आज रमेश जी को भी आईना दिखाया था, जिस पर रमेश जी उसे देखते रह गए, उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। अभेद्या ये तुम ठीक नहीं कर रही, एक बार फिर से सोच लो, मैं अभी भी इस शादी को तैयार हूँ, बस पापा से माफ़ी मांग लो। अनंत के कहते हैं अभेद्या ने उसे गुस्से से जलती निगाहों से देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, माफ़ी वो मांगते हैं जो गलत करते या कहते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और रही बात आपसे शादी की तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मुझे अब ये रिश्ता नहीं जोड़ना, तो शादी तो दूर की बात है। आई होप कि अब आपको मेरे बात समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ जाइए यहाँ से। ये कह उसने अपने हाथ को जोड़ लिया। इसीलिए इस लड़की का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा, अगर यही हाल रहे तो जिंदगी भर बैठना अपने बाप के सिर पर, अब तो हमें भी कोई रिश्ता नहीं करना, चलो अनंत। यह कह चौहान साहब गुस्से में घर से बाहर निकल गए, उनके पीछे है अनंत भी एक नज़र अभेद्या को देख गुस्से में चला गया। ये सब तमाशा देख सब लोगों का मन खराब हो चुका था। रमेश जी जैसे कुछ कहने को हुए तो ठाकुर साहब ने हाथ दिखाते हुए कहा, रमेश अब रहने दो, बस शांत हो जाओ, इस बारे में बात नहीं करनी हमें। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गए। रमेश जी की भी अब आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, वो भी बैठ गए, बाकी सब परेशान से थे। सरला जी तो अभी भी चौहान साहब की कही हुई बात को सोचकर घबरा रही थी, इसीलिए इस लड़की का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा, अगर यही हाल रहे तो जिंदगी भर बैठना अपने बाप के सिर पर। उनको अब इस तमाशे के होने से डर था कि कहीं समाज में या लोगों में यह बात ना फैल जाए और उनकी बेटी की बदनामी हो और शादी में अड़चन आए। अब क्या होगा जी, कहीं इन लोगों ने हमारी बिट्टो की बदनामी। सरला जी बोली ही थी कि अरुण जी बोले, माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर उन्होंने सबको देखते हुए कहा, आज बिट्टो ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, मैं उसके इस कदम पर सहमत हूँ। अगर आज हम झुककर उनकी हर डिमांड मान लेते तो कल को उनके लिए हमारी बिट्टो एक जरिया होती अपनी हर मनमानी डिमांड पूरी करवाने का, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं किया जाता, वरना जिंदगी भर जू की तरह खून पीते ये लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण और माँ, आप क्यों इतनी चिंता करती हो, देखना एक दिन हमारी बिट्टो को भी ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उसकी अहमियत जाने, ना कि उसके साथ आए दहेज का। ये कह उमा ने सरला जी को साइड से पकड़ लिया। जीजा जी और दीदी एकदम सही कह रहे हैं माँ, पापा आप सब चिंता मत करो। नीरज कह रहा था कि अचानक से ठाकुर साहब की कराहने की आवाज़ सबको सुनाई दी, वो अपने बाजू को थामे कुछ दर्द से कराह उठे, सब उनकी तरफ घबराकर दौड़े। आगे की कहानी अगले एपिसोड में पढ़ें। दोस्तों मेरी कहानी पढ़कर आपको कैसा लगा? अगर आगे की कहानी पढ़ना है तो मेरे चैनल पर जाकर प्यारी दुल्हन भाग 3 देखें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसे लगी, ताकि मैं आपके लिए आगे की कहानी लाऊं।